13-14 को एग्ज़ाम खत्म हो गए, उसके बाद 15-16 को 17 को जो सेकेंडरी का एग्ज़ाम, उसके बाद 20 से अपन शुरू करते हैं। ये टाइम दे दिया, उसमें 5 वर्किंग डे है, उसमें आपको प्रैक्टिकल एक्सरसाइज नंबर 115 116 करना है। तो अपन मेन चीज़ देखते हैं पर प्रैक्टिकल, तो 2 प्रैक्टिकल एक साथ 115 116। 117 में आपका डीसी जनरेटर को रन करना है और चलाना और वोल्टेज पैदा करना। ठीक है, अपन मेन अभी चल रहे हैं प्रैक्टिकल पे। अब अगर मान लो ये डीसी मशीन है, उसको आप इलेक्ट्रिकल पावर दो, विद्युत शक्ति देते हैं और यांत्रिक शक्ति मिलती है, मतलब उसका पहिया घूमता है, शाफ्ट घूमती है, तो वो एज ए मोटर कहलाएगी। और अगर उसकी शाफ्ट को घुमाया जाए, वोल्टेज पैदा कर ले, तो वो जनरेटर हो गया। बनावट ठीक इस प्रकार की है जैसा आप एक मशीन देखेंगे, इसलिए डीसी मशीन यूँ लिखा गया है। तो मोटर और जनरेटर में अंतर नहीं है। शुरुआत करते हैं डीसी मशीन के भागों का अध्ययन करना। डीसी मशीन वो जनरेटर और मोटर हो, ठीक है। जब ये प्राइम मोड से चलाएंगे तब जनरेटर की बात आ जाएगी। अभी फिलहाल आप मशीन ही है हमारे लिए, मोटर जनरेटर दोनों समान है। ये आपकी डीसी मशीन है, जनरेटर हो चाहे मोटर हो, ठीक है ना, डीसी मशीन कहते हैं। अगर मान लो इसको डीसी सप्लाई दें तो इसका पहिया घूमने लग जाएगा, तो ये एक तरह से मोटर कहलाएगी वो। और अगर मान लो इसको किसी साधन से इसको घुमा दें तो ये वोल्टेज पैदा करने लग जाएगा, तो वो हो जाएगा जनरेटर। डीसी जनरेटर और मोटर की बनावट एक जैसी है। तो ये आपका फील्ड पोल, आपने पोल अलग कर ही लिया क्योंकि वाइंडिंग खराब थी। अब आपको ये देखना है कि इसको जैसे आपने खोला था उस समय ये पैकिंग है, तो ये पैकिंग क्यों लगाया जाता है। अब ये मन में ये प्रश्न आता है कि पैकिंग क्यों लगाया जाता है। वो इसलिए लगाया जाता है कि अगर मान लो ये पोल पूरा तरह चिपक जाए तो बीच में यहाँ पर जो आर्मेचर है, जो आर्मेचर घूमता है, आर्मेचर और पोल के बीच में जो एयर गैप है वो ज़्यादा हो जाता है। तो एयर गैप को कम करने के लिए, इस एयर गैप को कम करने के लिए इसने यहाँ पर ये पैकिंग दे दी है, ठीक है। तो ये पैकिंग दिया है ताकि थोड़ा सा एयर गैप कम से कम हो। एकदम ज़्यादा पैकिंग भी नहीं, तो इतना ज़्यादा अगर पोल आगे आ गया तो फिर वो रोटर जाम हो जाए, आपका आर्मेचर आपका जाम हो जाएगा, घूम ही नहीं पाएगा। और ज़्यादा दूर हो गया तो वो एयर गैप ज़्यादा हो जाएगा, तो फ्लक्स पूरी उसको काट नहीं पाएगी, तो वोल्टेज कम हो जाएंगे। तो इसलिए ये कम और ज़्यादा करने के लिए पैकिंग लगा दिया, उसको एडजस्ट करने के लिए, ठीक है ना। अभी जैसे आपने इसकी मेंटेनेंस करी है, तो ये पोल शू, ये तो हो गया लेमिनेटेड कोर का पोल शू। ये आ गई यॉक, मतलब बॉडी, है ना। तो छोटे जनरेटरों में तो स्टील के नहीं, ये बड़े में कास्ट आयरन के बनाई जाती थी, कास्ट आयरन का बना हुआ है। तो ये आपका पोल हमने जैसे ये अलग किया है। अब इसकी ये वाइंडिंग है ना। वाइंडिंग हमने देखी, वैसे थोड़ी तो ठीक है, कुछ ख़राब भी है, और इसकी टैप ख़राब हो गई थी तो आपने रिपेयर की। अब देखना है कि ये इस प्रकार से ये फिट होता था, ये ऐसे, ठीक है। तो आपको इसको रिपेयर करना है, यहाँ पर आपका टैपिंग लगाना है और लीड वायर, जैसे ये एक लीड वायर यहाँ और एक लीड वायर यहाँ, ऐसे निकालना है इसको। तो इसको अगर आप ऐसे फिट करेंगे तो ये थोड़ा सा गैप ज़्यादा हो रहा है, ऐसे ठीक है। ये इस प्रकार से आपको करना है। तो आपकी जो लीड वायर हैं, एक लीड वायर दूसरे ले लो। लीड वायर जैसे टूट गया है, रिपेयर करना है आपको, तो ये लीड वायर दूसरा लेना है, यहाँ से इस वायर को छील देना, ये सुपर इंडेमल्ड कॉपर वायर। अब इसमें टर्न के मन में ये शंका है कि ये क्या है, तो सुपर इंडेमल्ड कॉपर वायर, और इसमें टर्न की संख्या उसके हॉर्स पावर पे और उसके वोल्टेज पे निर्भर करती है। अगर ये 220 वोल्ट का है तो इसमें टर्न की संख्या कम आएगी। अगर ये 440 वोल्ट की कॉइल है तो टर्न की संख्या ज़्यादा होगी, वायर पतला हो जाएगा। समझ गए ना। अगर ये 440 की मोटर होती या जनरेटर होता तो इसमें टर्न की संख्या ज़्यादा होती है। अगर ये 220 का है तो टर्न की संख्या कम होगी और वायर गेप थोड़ा मोटा होगा, मतलब कम वोल्टेज, उसको वोल्टेज सहन करने की क्षमता भी तो चाहिए क्या। तो फील्ड पोल की जो वाइंडिंग उस आधार पर है। अभी फ़िलहाल जैसे ये 440 का है, अभी ये वाला जो है 440 का, इसमें टर्न कितने हैं ये अभी कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये अपने को सिर्फ इसकी टैपिंग ख़राब हो गई थी, बाहर जल गया था, ये टर्मिनल टूट गया था, तो अपन ये टर्मिनल नया निकाल रहे हैं, ठीक है। नया फ्लेक्सिबल वायर ले लिया है। और किस साइड से निकालना है, ये जैसे देख लिया कि पोल अगर ऐसे लगेगा, ये पोल ऐसे लगेगा, तो इस साइड से निकालना है। तो आपको ये ऐसे करना है, एक लीड वायर इधर से निकालना है और एक लीड वायर इधर से निकालना है। भले ही एक आध टर्न कम करना पड़े तो कम कर देना। अभी जैसे आपको ये करके देखते हैं कि कैसे करना है। तो ये एक टर्न जो है
ऐसे करके निकालना है। इसको थोड़ा छील देना। ये पुराना तार जो कट गया है, ये गल गया है, इंसुलेशन ख़राब हो गया है, तो इसको हटा देना है, नया तार लगाना है और कॉटन टेप इसके ऊपर नई बांधनी है। ये पोल ऐसे रहेगा, कॉटन टेप लाना, कॉटन टेप बांधनी है। तो इसको कॉटन टेप ऐसे बाहर निकाल के अच्छी तरह लपेट देनी। पहले तो कनेक्शन करेंगे आप, कनेक्शन करके पीवीसी टेप ऐसे इसको हटा देना है। इसको हटा के ये दूसरा तार लगाना ऐसे, समझ गए ना। इसको छील करके जॉइंट लगाना है यहाँ पर और ये ऐसे निकालना है। इसको ऐसे निकालना, इस दिशा में निकालना है, उल्टे मत निकाल देना, इधर मत निकाल देना, नहीं तो फिर ये पोल फिटिंग में दिक्कत आ जाएगी। तो ये ऐसे करके इन दोनों साइडों में ये निकल जाएंगे, तब जाके अपनी ये पोल है वो बराबर बैठ जाएगा। तो ये दोनों की जो साइड निश्चित कर ली, एक इधर निकालना, भले एक टर्न कम कर दो कोई बात नहीं। ये आपकी शंट वाइंडिंग है। सीरीज वाइंडिंग इसके ऊपर ही मोटे तार की कम टर्न की 5 या 10 टर्न लगा करके मोटे तार की वाइंडिंग करके 2 तार और निकलेंगे। 2 तो ये निकले शंट के, 2 और सीरीज के और निकलेंगे। तो टोटल 4 वायर निकाल के इसको पहले इसमें ये कॉटन टेप से इसको टैप कर देना। तो एक वाइंडिंग की टैपिंग कर दो, उसके बाद दूसरे तार सीरीज के इसी के ऊपर लपेट करके और फिर टैपिंग कर देना डबल। ठीक है, इस प्रकार से ये एक पोल और 2 पोल तैयार कर देना। फिर मशीन में इसको फिट करेंगे, कनेक्शन करेंगे, फिर चलाएंगे इसको। ठीक है, अब ये तो हो गया फील्ड का हिस्सा, अच्छी तरह अध्ययन मालूम पड़ गया। पोल शू हो गया, वाइंडिंग हो गई, वाइंडिंग में सीरीज है कि शंट है कि कंपाउंड है। तो ये कंपाउंड कहलाएगा जिसके अंदर शंट वाइंडिंग भी है और उसके ऊपर सीरीज वाइंडिंग के कुछ टर्न और लगा करके फिर टैपिंग करके रखेंगे। दिखेगा नहीं ये बाहर से, पोल तो एक जैसा ही दिखेगा। अगर सीरीज है तो मोटे तार का होगा, शंट है तो पतले तार का होगा, कंपाउंड है तो मोटा और पतला दोनों होंगे। तो अपने फील्ड वाइंडिंग के सिरे देख के आपको पहचान कर लेनी है। ये सिरे जैसे आपने निकाल लिए बाहर, तो 2 पतले पतले तार के निकल रहे हैं, रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये हो गया आपका शंट वाइंडिंग। और इसमें 4 सिरे निकल रहे हैं, तो जिसमें एक में बल्ब डीम जलेगा ना, एक में तेज जलेगा। तो डीम जलेगा वो शंट के हो गए, जो तेज जल रहा है बल्ब तो सीरीज के हो जाएंगे। तो ये इसकी पहचान हो गई। ठीक है ना, बॉडी का ना फील्ड का पहचान हो गई अच्छी तरह। अब आर्मेचर के जो भाग है वो भी देख लेते हैं अपन। आर्मेचर के भाग कैसे हैं, आर्मेचर देख लें। आर्मेचर में ये था आपका कम्यूटेटर और ये कम्यूटेटर राइजर। ठीक है, और इसमें वाइंडिंग करके रखी है। अब वाइंडिंग भी 2 प्रकार की है, एक तो लैप और एक वेव, है ना। लैप और वेव कैसे होती है, जैसे आपको बता देते हैं कि लैप वाइंडिंग में जैसे यहाँ ये कॉइल है, मानना कि ये कॉइल है, इस कॉइल से आपने 1 से 6 इसका पिच है, मान लो ये 2 पोल का है, तो इसमें टोटल स्लॉट कितने, स्लॉट गिन लो, स्लॉट बटा पोल, इसका फार्मूला है। जैसे टोटल स्लॉट होंगे इसके मान लो कि 12 होंगे, तो 12 में से 1 से 6 जाएगा। तो यहाँ से कॉइल का टर्न शुरू कर दिया, 1 से शुरू कर दिया, वो 6 में गया। 1 से ऐसे कॉइल में टर्न 25, 30 टर्न, 50 टर्न, जो भी इसका डिजाइनिंग है इसके आधार पर अपनों ने टर्न लगा दिए। लगाने के बाद फिर 2 सिरे निकले हैं, वो दोनों अगर पास पास में लगाते हैं, एक सिरा यहाँ लगाया दूसरा यहाँ लगाया, तो वो कहलाएगा आपका लैप वाइंडिंग। समझ गया ना। लैप वाइंडिंग में क्या होगा, यहाँ से जो कॉइल आपने बनाई है और कॉइल के दोनों सिरे पास पास के सेगमेंट पे हों तो लैप वाइंडिंग। और वेव वाइंडिंग में क्या होगा, जैसे आपने कॉइल बनाई तो इसका एक सिरा तो जा रहा है इस तरफ, वो पिच के हिसाब से, वो पिच का फार्मूला है, जब वाइंडिंग करेंगे उससे हम और डिटेल बता देंगे। एक सिरा इधर होगा, एक सिरा इधर होगा, दूर दूर होंगे, तो वो वेव वाइंडिंग है। लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग, ये 2 प्रकार से इसमें वाइंडिंग होती है। ठीक है, और इसके भी लैप वाइंडिंग जो होती है वो अधिक करंट के लिए होती है। जब करंट आपको ज़्यादा चाहिए तो लैप वाइंडिंग, और वोल्टेज ज़्यादा चाहिए, करंट कम चाहिए तो वेव वाइंडिंग। मतलब ज़्यादा वोल्टेज और कम करंट के लिए वेव वाइंडिंग, अधिक करंट के लिए लैप वाइंडिंग। अब इसमें भी मल्टीप्लेक्स, सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स ऐसे ही। अब इसमें ये स्लॉटों की संख्या गिन लो कितने हैं, और उसमें कम्यूटेटर के सेगमेंट गिन लो कितने हैं। इसके दुगुने हो तो डुप्लेक्स, सेगमेंट की संख्या, ये खांचे जो बने हैं ये सेगमेंट है, बीच में माइका भरी हुई है, तो ये सेगमेंटों की संख्या स्लॉटों की संख्या से दुगुनी है, तो आपका ये डुप्लेक्स कहलाएगा। स्लॉटों की संख्या इससे 3 गुनी है तो ट्रिप्लेक्स। अब ये वाला कितना है, ये अब एक चौक से यहाँ निशान लगाओ, यहाँ निशान लगा दो, स्लॉटों की संख्या गिन लो और कम्यूटेटर के सेगमेंटों की संख्या गिन लो। उसके बाद बताना मेरे को कि ये डुप्लेक्स है कि ट्रिप्लेक्स है। सिंप्लेक्स तो नहीं है, डुप्लेक्स है, ट्रिप्लेक्स है, इसलिए देख लेना कि ये सिंप्लेक्स है कि डुप्लेक्स है, ये अपन
चर्चा करते हैं इसकी बॉडी देख करके। ये कूलिंग फैन है, ये डीसी में ही कूलिंग फैन होता है, एसी वालों में नहीं होता। शाफ्ट और बेरिंग की ये सीट, इसको जो बोलते हैं ना, बेरिंग का जो शाफ्ट, ये शाफ्ट है, शाफ्ट के ऊपर जो बेरिंग फिट होता है उसको बोलते हैं बेरिंग सीट, ये वाला भाग। और ये जो कवर में जो फिट होता है उसको बोलते हैं हाउसिंग, वो कवर में, एंड कवर में। अब बेरिंग सही है या नहीं है तो वो तो वैसे मालूम पड़ जाएगा, थोड़ा इसको साफ करके देख लेंगे। ये अगर आवाज़ करता है तो बेरिंग खराब। दूसरा, इसको ऐसे पकड़ के ऊपर नीचे ऐसे करके देखना, ऐसे ऐसे चाल नहीं होनी चाहिए। अब ये इसको घुमा के देख लेना, आसानी से घूम रहा है, और ये प्ले करके ऐसे ऐसे ऊपर नीचे करके ये जैसे ये मैं प्लेट बता रहा हूँ ना, ये अगर बेरिंग, इस बेरिंग के अंदर इस प्रकार की स्थिति हो, ऐसे डग वाला, मतलब ये प्ले हो, इसको बोलेंगे प्ले, वर्टिकल प्ले अगर हो जाती है इस बेरिंग में, इसमें नहीं हो इसमें चलेगा ये, लेकिन ये जो बेरिंग है इसको पकड़ के देखना कि अगर बेरिंग में ऐसे ऐसे हो रहा है, इसका मतलब बेरिंग बदलना है, मतलब बेरिंग खराब है। अगर ये बेरिंग खराब होगा तो ये रोटर रगड़ खाएगा और ये गर्म हो जाएगी मशीन। तो ये बहुत सारे जो फॉल्ट है वो आते हैं, बेरिंग खराब होने से रोटर रगड़ खा जाएगा, ये पूरा स्टेटर और रोटर दोनों, स्टेटर मतलब फिक्स होने वाला भाग और ये रोटर घूमने वाला, तो दोनों यहाँ रगड़ खाएंगे। इसमें अगर बेरिंग में इस प्रकार से चाल हो, अभी इसमें तो नहीं है, इसमें तो नहीं है ये। अगर मान लो कोई ऐसी मशीन आ गई जिसमें ये बेरिंग को आप पकड़ के देखना, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे मूवमेंट करके देखना, अगर ये ऐसा प्ले होता है तो ये बेरिंग खराब है। का हिस्सा है हमेशा डीसी का जो आर्मेचर होता है। अब अपन बात कर रहे हैं ये आर्मेचर की, है ना। आर्मेचर में ये तो हो गया आपका कूलिंग फैन, ये डीसी मशीनों में होता है, एसी में नहीं होता, एसी मोटर में नहीं होता है, डीसी में होता है। और इसमें वाइंडिंग करके रखी गई है, ठीक है, ये वाइंडिंग है। और ये आपका कम्यूटेटर, कम्यूटेटर में क्या होता है कि ये कॉपर की अलग अलग सेगमेंट है, सेगमेंट मतलब टुकड़े, अलग अलग कॉपर के सेगमेंट है, और उसके बीच में माइका इंसुलेशन भरी है, अब्रक जिसको बोलते हैं ना माइका, ये दो सेगमेंटों के बीच में इंसुलेशन है, माइका अंदर भर करके दोनों सेगमेंटों को अलग अलग किया गया है। अब इसकी वाइंडिंग की विधि जो है दो प्रकार की है, एक तो होता है लैप और दूसरा होता है वेव। लैप वाइंडिंग वो कहलाती है कि जो अधिक करंट के लिए काम में है। जब आपको अधिक करंट चाहिए तो लैप वाइंडिंग करेंगे, और अधिक वोल्टेज और कम करंट तो आपकी वेव वाइंडिंग। तो लैप और वेव ये वाइंडिंग के मेथड हो गए, वो आर्मेचर में होते हैं, फील्ड में नहीं है। फील्ड में तो आपको बता दिया, सीरीज, शंट और कंपाउंड, ये तीन कैटेगरी हो गई। इसमें जो है लैप और वेव कैसे बनते हैं ये देखना है, तो लैप वाइंडिंग कैसे की जाती है, वेव वाइंडिंग किस प्रकार से की जाती है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं, एक वो वाइंडिंग का तार पड़ा है ना, वो बड़ा वाला मोटा वाला तार, नहीं वो वाइंडिंग इनेमल वाले, हाँ स्टार्ट। ये आपका आर्मेचर है, आर्मेचर के भाग मालूम पड़ गया। ये कूलिंग फैन, ये आपका आर्मेचर की कोर है ना, ये आर्मेचर की कोर है। इसके अंदर जो ये जो खांचे दिख रहे हैं ये स्लॉट कहलाते हैं, इसमें वाइंडिंग की जाती है। स्लॉट एक तो वो आधे बंद वाले और पूरे खुले हुए और पूरे बंद वाले, इससे तीन कैटेगरी के होते हैं ये स्लॉट, ठीक है, अर्ध बंद और आधे खुले हुए, इस प्रकार से। तो ये स्लॉट है जिसके अंदर वाइंडिंग में ऐसे वाइंडिंग की जाती है, जैसे इसमें पूरे पहले वाइंडिंग की हुई है, वाइंडिंग बाहर नहीं है, इसके लिए ये वेजेज लगा दिया। तो ये तो वाइंडिंग ठीक ठाक है, अपने को वाइंडिंग करनी नहीं है। अगर मान लो वाइंडिंग करनी पड़े, खराब हो, तो कैसे करेंगे, इसको खोल के, और ये वाइंडिंग का तार है वो लेंगे, पहले एक बार देखेंगे कि इस वाइंडिंग जो विधि है, अपने को थ्योरी मालूम होनी चाहिए कि ये लैप है कि वेव है। अगर लैप होगा तो उसमें कनेक्शन कैसे होंगे, वेव होगा तो कनेक्शन कैसे होंगे, ये सारी चीज़ें अपन देखते हैं। अभी पहले मोटे मोटे तौर पर तो ये कूलिंग फैन और ये शाफ्ट और यहाँ ये बेरिंग है, ये बेरिंग जो है ये बेरिंग प्लेट, ठीक है, और ये आपका रोलर बेरिंग है। जो बेरिंग यहाँ शाफ्ट के ऊपर फिट होता है इस भाग को कहते हैं सीट, बेरिंग सीट, और जो कवर में फिट होता है ये एंड कवर हो गया। तो आधा हिस्सा इसमें होता है, इसको बोलते हैं हाउसिंग, हाँ ये इसका हाउस हो गया, बेरिंग का हाउसिंग। और ये बेरिंग की सीट जिसपे ये एक रिंग जो लगती है वो बाहर की रिंग है, वो हाउसिंग हो गया। ऐसे ही यहाँ दूसरी साइड में बेरिंग है, ये भी बॉल बेरिंग, ये स्टील का होता है, बीच में छर्रे होते हैं,
और टाइम टू टाइम इसको ध्यान रखना है। जैसे ये बिल्कुल अभी फ्री चल रहा है, ये अभी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो सही सलामत है। अगर मान लो बेरिंग को चेक करना है, जैसे ये बेरिंग प्लेट है और इस बेरिंग को ऐसे पकड़ के ऐसे हिला के देखना, जैसे ये प्लेट है ना, मैं अभी ये प्लेट को हिला के देख रहा हूँ, ये जो है ना, ये प्ले, ये तो बेरिंग प्लेट की प्ले है, और ऐसा का ऐसा प्ले अगर बेरिंग को पकड़ के हो तो समझ लेना कि बेरिंग खराब, समझ लेना ये बेरिंग की पहचान। अभी तो ये सही है, अब इसको मैं ये पकड़ के घुमा रहा हूँ तो घूम नहीं रहा है, ये तो बेरिंग सही है। अगर ये बेरिंग खराब होता तो मैं पकड़ के इसको ऐसे ऐसे करके प्ले करता, जैसे ही मैं प्लेट को पकड़ के बता देता हूँ ऐसे, ये ऐसे। अगर इस प्रकार से इस बेरिंग में हलचल आती है, जैसे ये प्लेट को पकड़ के ऐसे हलचल आ रही है ना, ऐसी की ऐसी हलचल इस बेरिंग में आती तो समझ लेना कि ये बेरिंग खराब है, बेरिंग आपको बदलना है। ठीक है। दूसरा, अगर ये आवाज़ करे मशीन तो भी बेरिंग बदलना है। और तीसरा इसमें ये भी है कि मशीन चलते चलते यहाँ रगड़ खाए, ये आपके आर्मेचर कोर है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा रगड़ दिखाई देवे तो समझ लेना कि बेरिंग खराब है। खोलने के बाद ऐसा मालूम पड़ ही जाएगा कि ये बहुत ज़्यादा रगड़ खाया, मतलब रोटर और स्टेटर रगड़ खाए हैं, तो यहाँ पर रगड़ के निशान हो तो समझ लेना कि बेरिंग खराब है। तो ये बेरिंग की पहचान हो गई। ये हो गया आपका आर्मेचर का जो कोर और ये कम्यूटेटर। इस कम्यूटेटर के ऊपर ये राइजर लगे जिस पे आपकी कॉइल के कनेक्शन होते हैं। ठीक है। अब अपन चलते हैं इसकी वाइंडिंग पे, लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। अब यहाँ स्लॉटों की संख्या गिन लो। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आपको यहाँ स्लॉट गिन लेना है। ये स्लॉटों की संख्या है, टोटल स्लॉट गिने थे आपने, कितने निकले थे? 18। इसमें एक पे निशान लगा करके गिन लो तो ये 18 स्लॉट हैं। ठीक है। 18 स्लॉट हैं और 2 पोल हैं। पोल तो आपके दिख ही रहे थे फील्ड में, 2 पोल। तो इसमें एक फार्मूला होता है जो पिच कहते हैं, एक स्लॉट से दूसरे स्लॉट में जाने के लिए उसको बोलते हैं कम्यूटेटर, अपने इसको कॉइल पिच। कम्यूटेटर तो ये वाला कम्यूटेटर है, कम्यूटेटर पिच दूसरा है, इसका फार्मूला दूसरा होता है। एक स्लॉट से दूसरे स्लॉट में जब जाते हैं तो उसको पिच बोलते हैं। तो टोटल इसमें 18 स्लॉट हैं, तो उसमें पोल लगे हैं आपके 2, तो 18 में 2 का भाग लगाए तो कितना आता है? 9। तो आपको ये कॉइल की जो साइड होगी, एक तो यहाँ होगी इस स्लॉट से लेकर के और 9वें स्लॉट तक, इसको एक मानना है, इसको एक गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में ये कॉइल ऐसे लगी होगी, ऐसे कॉइलें बनी हुई होती हैं। ये हो गया वाइंडिंग का फार्मूला। अभी आप इसकी पुरानी वाइंडिंग खोलोगे तो मालूम पड़ जाएगा। 2 पोल का है तो ऐसा होगा। अगर ये मशीन 4 पोल की है तो 18 में 4 का भाग लगाओ कितना होता है? 4.5 होता है ना। तो ये 1 से लेकर के ना 4 में या 5 में लगा दो, 4 में लगा दो, तो ये इसको 1 2 3 4, मतलब कॉइल इस प्रकार की आएगी। ऐसी छोटी कॉइल है तो वो 4 पोल की मशीन होगी जिसमें 4 पोल होंगे और वाइंडिंग इस प्रकार से होगी। समझ में आ गया? ये तो आइडिया लग गया आपको। आर्मेचर 2 पोल का है तो 1 से 9 हो गया। ये पिच का ये फार्मूला, ये पिच कहलाता है। एक स्लॉट से दूसरे स्लॉट में जो कॉइल जा रही है वो, ये पिच का हो गया। अब देखना ये है कि इनके जो लीड वायर हैं, अब यहाँ आपने पूरी कॉइल बना दी, एक ये तो एक टर्न बता रहा हूँ मैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे टर्न जिसमें इसकी करंट कैपेसिटी के आधार पर ये तार की साइज और टर्न, इसमें कितने टर्न होंगे और साइज, इसके कौन सा तार का गेज लेना है, ये डिपेंड करता है इस मोटर के हॉर्स पावर पर। ये मोटर कितने हॉर्स पावर की है, ये मशीन कितने हॉर्स पावर की है, मोटर जनरेटर जो भी है, उस हॉर्स पावर के आधार पर ये तार का गेज रहेगा और टर्न की संख्या रहेगी। ठीक है। अब लैप और वेव की बात आती है। तो लैप और वेव में क्या होता है कि जैसे ये कनेक्शन आ गया आपका, ये कॉइल आ गई एक। ठीक है। इस कॉइल के दोनों सिरे, ये दोनों सिरे आपके पास पास के सेगमेंट पर जोड़ते हैं ऐसे, तो ये लैप वाइंडिंग होती है। समझ में आ गया? ये सेगमेंट पास पास में है ऐसे, ऐसे अगर आप कनेक्शन करते हैं, ये यहाँ से ये पिच आ गया और इस कॉइल के सिरे दोनों या एक सेगमेंट और उसके पास के सेगमेंट में ऐसे पास पास में है, तो ये वाइंडिंग कहलाती है आपकी लैप वाइंडिंग। तो आप इसको खोलोगे और ये पास पास में है तो समझ लेना कि ये लैप वाइंडिंग है। तो फिर वेव वाइंडिंग होगा तो कैसा होगा? जब वेव वाइंडिंग होगा तो ये कॉइल तो यहाँ आ रही है, ठीक है, इस स्लॉट से ये वायर लीड वायर निकला और कनेक्शन अपन करेंगे इतने दूर, यहाँ पर कनेक्शन हो रहे हैं इसके,
वो भी पिच वगैरह देख के वो कैलकुलेशन कर देंगे जब आपका ये वाइंडिंग का चैप्टर होगा तब। खाली ये तो मोटा मोटा बता रहे हैं कि ये यहाँ से ये ऐसे वेव वाइंडिंग में यहाँ से ऐसे दूर कनेक्शन होंगे और इस साइड में भी यहाँ से ऐसे दूर होंगे ऐसे। तो दोनों लीड वायर दूर दूर हो तो वो वेव वाइंडिंग, ये तरंग की तरह है ना, ये आपकी वेव वाइंडिंग होगी। जैसे किताब में चित्र बना हुआ है आपका, वो भी देख लेना कि लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग में अंतर क्या है। यूँ थ्योरेटिकली तो ये प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। थ्योरी में अधिक करंट के लिए लैप वाइंडिंग और कम करंट के लिए वेव वाइंडिंग, ठीक है। लैप और वेव में अधिक करंट का खाली एक ध्यान रख लो बस, लैप वाइंडिंग अधिक करंट, बाकी और विस्तार जो है थ्योरी में मालूम पड़ जाएगा आपको। तो ये तो हो गया वाइंडिंग से संबंधित। अब ये वाइंडिंग लैप है या वेव है ये तो अपने को मालूम है नहीं, जब इसकी कहीं खराबी आएगी इसको रिपेयर करेंगे तब मालूम पड़ेगा। ये सब लीड वायर यहाँ जॉइंट करके रखे हुए हैं, ये कम्यूटेटर सेगमेंट। अब यहाँ बारी आती है, ये वाइंडिंग में भी अलग अलग प्रकार हैं, सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स, क्वाड्रुप्लेक्स, इस प्रकार से लेक्स यूँ प्रकार से बोला जाता है। अब ये डिपेंड करता है इन स्लॉटों की संख्या और कम्यूटेटर सेगमेंटों की संख्या पर। अब यहाँ पर ये अगर ये स्लॉट इसके 18 हैं और ये सेगमेंट भी 18 होते तो सिंप्लेक्स कहलाता। अगर ये स्लॉटों की संख्या 18 है और सेगमेंट की संख्या 36 है, 36 दुगुने, तो वो डुप्लेक्स हो गया। समझ गए ना। अगर ये स्लॉटों की संख्या 18 और इसके 3 गुना, कितना होता है 3 गुना कितना होता है 3672, तो 4 गुना हो गया वो, है ना। तो क्वाड डुप्लेक्स होगी तो 72 होंगे। अगर ये 72 सेगमेंट है तो ये क्वाड डुप्लेक्स मतलब 4 गुना, स्लॉट के 4 गुना सेगमेंट होंगे। तो ये तो वाइंडिंग में ये सिंप्लेक्स है कि डुप्लेक्स है कि ट्रिप्लेक्स है कि क्वाड डुप्लेक्स है, ये डिपेंड करता है सेगमेंटों की संख्या गिनने के बाद आपको मालूम पड़ जाएगा। अब इसमें एक चीज़ और भी है, जब ये मशीन सिंप्लेक्स होगी तो एक सेगमेंट के बराबर कार्बन ब्रश होगा, ठीक है, कार्बन ब्रश की मोटाई। और ये डुप्लेक्स है तो 2 कार्बन ब्रश की मोटाई, ये 2 सेगमेंट के बराबर कार्बन ब्रश की मोटाई होगी तो डुप्लेक्स। और 3 सेगमेंट के बराबर है, 3 सेगमेंट के बराबर अगर है तो वो ट्रिप्लेक्स हो गया। 4 के बराबर है तो क्वाड डुप्लेक्स हो गया। तो अब इस मशीन में कार्बन ब्रश कितना मोटा होना चाहिए देख लो कि ये स्लॉटों की संख्या और ये सेगमेंटों की संख्या गिन लो। इसके 4 गुना अगर है, ये माना कि ये अप्रोक्सीमेट लग रहा है कि 4 गुना है, तो 4 सेगमेंट के बराबर कार्बन ब्रश की मोटाई होनी चाहिए। तो इससे कार्बन ब्रश भी वैसे ही मिलेगा आपको, ये स्लॉटों की संख्या से 4 गुना, जैसे 4 सेगमेंट के बराबर। तो ये जैसे जैसे छोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं कि अगर मान लो डुप्लेक्स है तो कम्यूटेटर सेगमेंट की संख्या, स्लॉटों की संख्या कितनी होती है, ठीक है। ट्रिप्लेक्स है तो कितनी होती है, और कार्बन ब्रश की मोटाई जो होती है वो डुप्लेक्स में मोटाई कितने सेगमेंट के बराबर होगी। अब ये सेगमेंट आ गया, इस सेगमेंट के बराबर, ठीक है। अब इसका जो है ये कम्यूटेटर से ये सेगमेंट अच्छी तरह साफ कर लो रेजमाल से और गिनती कर लो इसी, ये कितने हैं और उसका कार्बन ब्रश कितना मोटा होना चाहिए, वो बराबर है या नहीं है वो देख लो। और ये सारे काम करने के बाद इस मशीन को अपन फिट करेंगे, फिर उसको चेक करेंगे। ये तो एक सैंपल हो गया, ठीक है। भागों का अच्छी तरह अध्ययन कर लिया आपने, देख भी लिया, मालूम भी पड़ गया आपको कि ऐसे ये पार्ट्स होते हैं। अब आपको एंड कवर जैसे देखना है तो एंड कवर देख लेना, ये आपका एंड कवर है ना। एंड कवर में दोनों तरफ जालियां हैं, काहे के लिए, हवा के लिए, क्योंकि ये कूलिंग फैन है तो यहाँ से हवा जाएगी तो इसको डक्ट बोलते हैं, डक्टिंग। यहाँ से ये जाली वगैरह है, कभी कभी जैसे लंबा टाइम हो जाए जाली को साफ़ करते रहना चाहिए समय समय पे। ये डीसी मशीन की मेंटेनेंस का ये है कि मेंटेनेंस क्या करते हैं तो डक्ट को साफ़ करना, हवा के बराबर जाता रहना चाहिए। अगर मान लो ये 24 घंटे मशीन चालू रहती होगी तो मशीन गर्म हो जाती है, तो इसको हवा, अगर मान लो कोई फैक्ट्री या प्लांट के अंदर है तो यहाँ रुई वगैरह चिपक गई, आपने ध्यान दिया नहीं, लंबा समय हो गया तो मोटर जल भी सकती है, एक गर्म होकर जल जाएगी। एक माइनर वजह कि ये जाली आपने साफ़ नहीं करी टाइम टू टाइम, सप्ताह में, महीने भर में इसको साफ़ करते रहना, जहाँ से ये हवा का जो सर्कुलेशन बराबर होता रहे। तो इसके लिए तो ये एंड कवर में ये सुविधा होती है, ठीक है। एक साइड का एंड कवर में ये आगे के में ये कूलिंग फैन, दूसरा वाला जो एंड कवर है उसमें जो कार्बन ब्रश लगते हैं, दूसरा वाला कवर कहाँ गया, दूसरा वाला कवर लाओ, ये रख देना उधर, तो दूसरा वाला कवर लाओ। इसमें तो आधे तो पार्ट्स ही गायब हैं, इसमें आधे पार्ट्स गए ही नहीं, आधे पार्ट्स ही गायब हैं।
अब ये उसकी टैपिंग वगैरह करनी है, इसमें तो आधे पार्ट्स ही गायब है ना। ये दूसरी साइड का जो कवर है उसके अंदर कार्बन ब्रश का पूरा सेटअप लगता है। इसमें ये वो कार्बन ब्रश का सेटअप निकाल लिया है, कहीं इधर पड़ा होगा देख लेना, लगा देना। तो इसमें कार्बन ब्रश लगते हैं दूसरी वाली साइड पे, जहां आपका, तो ये कवर कहाँ लगेगा, जहां आपका कम्यूटेटर लगेगा, ठीक है ना, कम्यूटेटर वाली साइड पे ये लगेगा। इस पे कार्बन ब्रश लगेंगे और ये एडजस्टेबल होता है ऐसे, इसको बोलते हैं रोकर आर्म। यहाँ ये नट बोल्ट है, ये नट बोल्ट से आपका ये कार्बन ब्रश ये ऐसा मूवमेंट करता है, दिख रहा है आपको। यहाँ आपका कार्बन ब्रश लग गया तो इसकी पोजीशन आप बदल सकते हो, ऐसे ऐसे आपकी स्थिति बदल सकते हो, कार्बन ब्रश की स्थिति बदल सकते हैं ऐसे करके कि इसकी पोजीशन जो है वो GNA और MNA पढ़ा है, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस और हाँ ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। तो ये अगर कार्बन ब्रश पे स्पार्किंग ज़्यादा हो रही है, मान लो मशीन चलाते हैं, मोटर या जनरेटर जो भी, स्पार्किंग ज़्यादा हो तो ये ऐसे हल्का सा मूवमेंट करना, ऐसे इधर मूवमेंट करके फिर वापस इसको टाइट कर देना, तो कार्बन ब्रश की स्थिति बदलकर GNA और MNA सेट किया जाता है। ये भी और आपको जब आगे डिटेल थ्योरी पढ़ेंगे उस समय आएगा, आर्मेचर रिएक्शन वगैरह, तो GNA MNA को कैसे चेंज किया जाता है। GNA MNA तो ये मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस और ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस होता है ना। ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस ये भी आगे इस थ्योरी के अंदर है। ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस में और एक मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, दो प्रकार के अक्ष होते हैं। अगर मान लो ये MNA चेंज हो जाता है तो कम्यूटेटर पे स्पार्किंग बढ़ जाती है, उस स्पार्किंग को कम करने के लिए आपको रोकर आर्म घुमाना पड़ता है। रोकर आर्म क्या होता है, वो एंड कवर में होता है, वो जैसे ये वाला, इसको रोकर आर्म बोल दिया। ये आपका रोकर आर्म है जिस पे कार्बन ब्रश लगते हैं। अभी इसका ये ब्रैकेट और कार्बन ब्रश लग रहा था, ये मूवेबल होता है ऐसे। इसको जो आपका आर्मेचर घूम रहा है उसकी घूमने की दिशा में थोड़ा सा स्लाइड कर दो ऐसे, तो स्पार्किंग कम हो जाती है, ठीक है। तो ये इसमें ये विशेषता है रोकर आर्म, इसमें कहते हैं, जिसमें कार्बन ब्रश, अभी ये इसमें कार्बन ब्रश है वो ब्रैकेट निकला हुआ देख लेना। भाग अच्छी तरह देख लिया। अब वाइंडिंग का रेजिस्टेंस मेजर करना, चाहे वो पोल के अंदर फिट करके नापो चाहे बाहर नाप लो, ठीक है। अब वो रेजिस्टेंस अलग अलग मशीनों के हॉर्स पावर के आधार पर अलग अलग होगा। तब ये 2-3 मशीनें हैं अपनी, अलग अलग देख लेना कि उसमें कितना कितना आ रहा है। पहले तो एक बार ये कॉइल वगैरह सही करनी है, ठीक है। उसके बाद आपको रेजिस्टेंस मेजर करनी है, फिर उसके बाद अपन कनेक्शन करके चलाना ना, वो जनरेटर का काम है, वो बाद में करते हैं।